हेलो एवरीवन, दिस इज सीए हरीश वाधवानी और मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सप्लाई अंडर जीएसटी। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए ये रेलेवेंट है, साथ ही साथ अगर कोई सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएम इंटर का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी रेलेवेंट होगा। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आंसर छुपाने की कोशिश कर लेता हूँ, हालांकि देख लिया होगा आपने, कोई बात नहीं। सबसे पहला, स्टेट विद द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। शेड्यूल 2 वाला शेड्यूल है जो क्लासिफिकेशन करके बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग है भाई साहब, ये पैरा 2 के अंदर लिखा जाता है। रेंट सॉरी पैरा 5A का है ये। पैरा 5A के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसफर ऑफ राइट, देखो ट्रांसफर ऑफ राइट है और क्लियरली बोला विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट ट्रांसफर हो रहा है। ये ट्रांजेक्शन अगेन एक सप्लाई ऑफ सर्विस का है। ये शेड्यूल 2 के अंदर पैरा 1 में ही लिखा हुआ है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये क्लियरली कॉम्पोजिट सप्लाई है बट क्लियरली इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। ये शेड्यूल 2 के पैरा 6 में बात लिखी है, ये शेड्यूल 2 के पैरा 1 में बात लिखी है। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये बात पैरा 5 के अंदर लिखी हुई है और ये अगेन एक सप्लाई ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन है। एंड लास्टली सेल ऑफ पर्सनल कार। देखो सेल ऑफ पर्सनल कार, अब सेल ऑफ ये एक गुड्स तो है, सेल ऑफ आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकते हैं, बट क्योंकि ट्रांजैक्शन में बात पर्सनल कार की हो रही है और जीएसटी पर्सनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम नहीं करता, मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल। एंड देयरफॉर यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट ऑल अ सप्लाई। ये सप्लाई ही नहीं होगा, टेक्निकली नहीं हो सकता। ये शेड्यूल 3 वगैरह में कहीं लिखने वाली बात नहीं, ये क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शन इसलिए सप्लाई नहीं होगा। तो भाई साहब यहाँ पे आपके आंसर आपको दिख रहे हैं। ये एग्जाम क्वेश्चन था, नवंबर 2018 में 5 मार्क का पूछा गया था। सप्लाई ऑफ सर्विस है शुरू के 4 और लास्ट वाला जैसा मैंने बोला सप्लाई। देन यू हैव ग्लोरी लिमिटेड वाला कुछ क्वेश्चन 8 है। ये मैंने कट करके अपने अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट वाले लग रहे थे वही मैंने डाले हैं। और ये जो 2 मार्क्स लिखा है, मुझे लग रहा है मैंने ये इसके लिए लिखा हुआ है, इसकी मार्किंग मैंने नहीं लिखी है, वरना 2 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये मैंने सिर्फ इसके लिए 2 मार्क का लिखा हुआ है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा कि नहीं। सबसे पहला वाला, ग्लोरी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सेवा ट्रस्ट, a charitable organization, approached Glory Limited to provide financial assistance for its charitable activities। ये बात थोड़ी सी हाईलाइट करने लायक यहाँ पे। नेक्स्ट, Glory Limited has donated a sum of rupees 2 lakhs to Seva Trust and आगे with a condition that Seva Trust will place a hoarding at its entrance of the trust premises, जिसमें वो डिस्प्ले करेंगे डिस्प्लेइंग द पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ग्लोरी लिमिटेड। भाई साहब ये बात एक सर्कुलर के ऊपर है, यहाँ पे एक सर्कुलर में बात लिखी गई थी। क्विड प्रो क्यो वगैरह का डिस्कशन यहाँ पे था कि भाई साहब अगर एक कोई भी व्यक्ति जब भी किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अमाउंट डोनेट करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डोनेशन रखने के साथ साथ में वो एक क्विड प्रो क्यो रखता है, मतलब सामने वाले पे एक ऑब्लिगेशन रखता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे कि आप हमारा नाम वगैरह डिस्प्ले कीजिएगा या किसी भी तरीके से हमको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके दीजिएगा, तो ऐसे केस में ये जो डोनेशन दिया गया है इसको कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। और यहाँ पे टेक्निकली ऐसी बात समझी जाती है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, और ये जो व्यक्ति है ये डोनेशन नहीं बल्कि ये कंसिडरेशन दे रहा है। एंड दिस बिकम्स अ फुल सर्कल ऑफ अ ट्रांजेक्शन। एक व्यक्ति कंसिडरेशन दे रहा है, दूसरा व्यक्ति सर्विस दे रहा है, और ये ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होने की वजह से ये ट्रांजेक्शन को एक सप्लाई करार दिया जाता है। तो ये डेफिनेटली एक सप्लाई है, ये सप्लाई डेफिनेटली होगा। ये बात एक सर्कुलर के बेसिस पे डिस्कस की गई थी। उसके बाद में नीचे दूसरा पॉइंट स्वामी चेन्नई का है। मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई इज वर्किंग एज अ मैनेजर विद एबीसी बैंक। ही कंसल्टेड मेसर जैकब्स एंड कंपनी ऑफ लंडन एंड took its advice for buying a residential house in Mumbai and paid them a consulting fee of rupees 200 rupees नहीं, of 200 UK pounds for this import of service। तो देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए मेरे स्टूडेंट जो भी मेरे से पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हम सिर्फ 2 ही जगह पे फिट कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को आपको फिट करना है तो आप उसको फिट कर सकते हैं 7(1) के बी के अंदर। ओके, सेक्शन 7(1) उसके अंदर क्लॉज बी,
और दूसरा है सेक्शन 71C। 71C ने शेड्यूल 1 का रेफरेंस दिया हुआ है और इस शेड्यूल 1 के अंदर एक पैरा है, पैरा 4। यहाँ पे आप इस इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन को फिट कर सकते हो। सो यू गॉट टू प्लेसेस जहां पे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान सकते हैं। इसको मैं सेकेंड वाली जगह पे फिट कर पाऊंगा कि फर्स्ट वाली जगह पे। आप समझ लो, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इसको बोलता हूं इसको, और नीचे वाली कंटेंट को हम कहते हैं इसको नहीं, इस ब्रो। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कट करता हूं ओ को, और मैं नीचे लिख देता हूं ब्रो। एंड इसी से आपको चीजें मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है, अब आप हाइलाइटर्स पे ध्यान दीजिए, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है एंड अगर कंसिडरेशन पे कर दिया है, कंसिडरेशन पे कर दिया है, तो वो ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑफ सर्विस जिसके लिए कंसिडरेशन पे कर दिया है, वो क्लियरली 71B के अंदर एक सप्लाई का ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। 71B के अंदर सप्लाई मान लिया जाएगा। तो क्या डेफिनेटली ये सवाल ये था कि क्या सप्लाई माना जाएगा? ऑब्वियसली यस। 71C में कब बात हिट होती है, थोड़ी सी इसको समझ लो। 71C के अंदर शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 का पैरा 4 में चीजें इस तरीके से बोली जाती है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन है वो विदाउट कंसिडरेशन वाले होते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, बट ट्रांजेक्शन इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और हमने जिससे भी इंपोर्ट किया है आउटसाइड इंडिया वाले से, वो हमारा ही कोई रिलेटेड पर्सन है या हमारी ही कोई स्टैब्लिशमेंट है विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ओ का मतलब है आउटसाइड इंडिया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बस मुझे वो राइमिंग बनाना था, इसको नहीं, इस ब्रो वाला। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है, ये चेक करना, एंड ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब हमने इंपोर्ट किया था बिजनेस पर्पस के लिए। एंड चौथी बात, हमने जिससे इंपोर्ट किया वो हमारा ही रिलेटेड पर्सन या हमारी ही एंटिटी है विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो आउटसाइड इंडिया से ही करेंगे। लेकिन समझो कि यहाँ ये आपके 5 बातें जब आपको समझ में आ जाएंगी ये राइमिंग के अंदर, एटलीस्ट 4 ही बातें, बट ये जब बातें फिट हो जाएंगी तो 71C के अंदर सप्लाई होगा, वरना तो ये 71B के अंदर फिट होता है, जहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन है। मैं इसको क्लियरली इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन है देख लेना। यहाँ पे कंसिडरेशन है 200 UK पाउंड्स, और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो भाई साहब, ये मेरे लिए IS और ये को कंसिडरेशन है, तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई हो जाता है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि ये किस में सप्लाई है, तो ये 71B के अंदर सप्लाई होगा, और इसको अगर मैं फिट करना चाहूं तो 71A के अंदर फिट कर सकता हूं। तो पहला वाला ग्लोरी वाले का आंसर होगा 71A सप्लाई है, और मिस्टर स्वामी वाला ट्रांजैक्शन वो भी सप्लाई है, वो 71B के हिसाब से है। तो ये ग्लोरी वाले का आंसर इधर लिखा हुआ है, पहला सप्लाई अंडर GST, और ये स्वामी का 71B के अंदर सप्लाई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर विच अ कंसिडरेशन इज पेड। अच्छा, यह बात यहाँ पे आपको समझनी चाहिए कि वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिजनेस के लिए किया है या पर्सनल के लिए किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपने कंसिडरेशन दे दिया, कहानी खत्म। 71B के अंदर वो सप्लाई किया जाएगा। स्वामी का रेजिडेंशियल हाउस है, अगर उसका रेजिडेंशियल हाउस होकर के ना होकर के बिजनेस होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, ठीक है जी। प्लानिंग टू ट्रांसफर सम ऑफ इट्स गुड्स टू इट्स ब्रांच विच इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे एक बात समझना, दिल्ली में एक ब्रांच है इनका, और दिल्ली में एक ब्रांच है जो कि GST में रजिस्टर्ड है, दूसरा ब्रांच है वेस्ट बंगाल में और ये भी रजिस्टर्ड है। अब एक ब्रांच अगर एक पैन पे आपकी 2 अलग अलग GSTN नंबर ली गई है, ये भी एक सेपरेट GSTN है, ये भी एक सेपरेट GSTN है, लेकिन यहाँ पे आपको बात समझनी है कि दोनों के लिए एक कॉमन पैन है, और ऐसे केस में एक पैन पे जब 2 अलग अलग GST लिए होते हैं तो इनको कहा जाता है DP, डिस्टिंक्ट पर्सन, और ये भी हो जाएगा एक सेपरेट DP, DP2। तो डिस्टिंक्ट पर्सन 1, डिस्टिंक्ट पर्सन 2, इन दोनों के बीच में, ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन अगर होता है, एंड वो ट्रांजैक्शन अगर, ध्यान देना, एंड वो ट्रांजैक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन का है, देयर इज नो कंसिडरेशन, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग हिट कर सकते हैं। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन एक सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, और ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन 71C के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आता है। शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 2 के अंदर इसको सप्लाई माना
जाता है। आई होप ये बातें आपको पता है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन आपको टेक्निकली समझना चाहिए कि एक पैन पे दो अलग अलग जीएसटीएन जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, और इनके बीच में ट्रांजैक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो ये सप्लाई हो जाता है। हालांकि अगर ये कंसिडरेशन वाला होता तो भी सप्लाई होता 7(1)(a) के अंदर, बट क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन वाला है तो ये सिर्फ और सिर्फ 7(1)(c) में ही आ सकता था। 7(1)(c) के अंदर एक शेड्यूल 1 है और शेड्यूल 1 के पैरा 2 के अंदर हम इसको सप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर बातें लगभग मुझे लग रहा है वही है, क्योंकि मैं 2 लाइन रीड करके ही समझ गया था। आपको रीड करके अब उस कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। अब आप देख लीजिए, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है दिल्ली में, और उसको ट्रांसफर करना है कुछ गुड्स टू इट्स ब्रांच विच इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आगे पते की बात तो यही है कि यहाँ पे ये लोग ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल ब्रांच। कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजेक्शन विल बी अंडरटेकन बाय इट would not qualify as a supplier since there is no consideration involved. Ascertain whether the transaction of goods by the Damodar Private Limited to its branch office would qualify as a supply. भाई कंपनी तो गलत सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा था, ये 7(1)(c) के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर ये सप्लाई माना जाता है, और मोर क्लियरली ये पैरा 2 के अंदर, शेड्यूल 1 के पैरा 2 के अंदर इसको सप्लाई माना जाएगा। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन का होगा तो वो एक सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 16, ये भी बढ़िया चीज है। यहाँ पे तीन अलग अलग बातें हैं। पहली बात, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, रीड विद शेड्यूल 1। Sulekha manufacturers have a factory in Delhi and they have a depot in Mumbai. Both of these establishments are registered under the respective states. Finished goods are sent from factory in Delhi to Mumbai airport with the Mumbai depot without consideration, so that the same can be sold from the depot. देखो, ये मैंने इसकी प्लेसिंग इस तरीके से ही करी है। ये क्वेश्चन 12 है मेरा और ये क्वेश्चन 16 है, बट कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है जिसके बारे में हमने अभी बात करी। सुलेखा की एक फैक्ट्री है दिल्ली में और एक डेपो है मुंबई में, और ये पते की बात यहाँ पे ये है कि बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो भाई 2 जीएसटीएन नंबर हो गए एक ही पैन पे, और एक ही पैन पे 2 जीएसटीएन नंबर होते हैं तो उनको हम कह देते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच का ट्रांजैक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई होगा 7(1)(c) के शेड्यूल 1 के पैरा 2 के हिसाब से। इसी बात को यहाँ पे दोहराया गया है और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ये सप्लाई है। आंसर इज डेफिनेटली यस, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है। नेक्स्ट, रमन एक आर्किटेक्ट है चेन्नई में, उसका ब्रदर है हु इज सेटल्ड इन लंदन। ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ब्रदर इज सेटल्ड इन लंदन, ही इज ऑल्सो अ वेल नोन लॉयर। ये बात बहुत पते की बात यहाँ पे की गई है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल करके रख देता हूँ। रमन ने एक लीगल सर्विस ली है फ्रॉम हिम, जो कि उसका भाई है, ब्रदर है, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन का ये ट्रांजैक्शन है विद रिगार्ड टू फैमिली डिस्प्यूट। ये भी बात जरा पते की है। अब आपको ये बोल रहे हैं कि ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा। एक बात यहाँ पे ऐसे समझो कि मैंने आपको इसको नहीं, इस ब्रो वाले कॉन्टेक्स्ट में जो बातें बताई थी, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करके मैं आपको कॉन्टेक्स्ट को क्लियर कर देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन में आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्या ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, IS इंपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। तो रमन ने अपने ब्रदर से एक काम करवा के लिया हुआ एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस का काम है, तो चलो ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल चर्चा होती है। मैं फिलहाल के लिए आपको ये कह देता हूँ कि चलो मान लिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए भी 4 पैरामीटर्स होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया है, और सर्विस रेसिपेंट इन इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है। इस तरीके से 4-5 कंडीशंस होती हैं, बट ठीक है मान लेते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। दूसरा, इसको नहीं तो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। क्या ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन का है? यस, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि ये ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजैक्शन है। तो मेरा इसको नहीं वाले में सेकंड वाली बात हो जाती है। तीसरी बात, क्या ये ट्रांजैक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? तो भाई साहब ये वाला पॉइंट हिट नहीं होता। मैंने आपको वहीं पे बताया था कि ये ट्रांजैक्शन के अंदर लास्ट लाइन में लिखा हुआ था ये फैमिली डिस्प्यूट के ऊपर बात हो रही है। तो हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है किसी लॉयर से, बट वो लॉयर से जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, एक फैमिली डिस्प्यूट के रिजॉल्व करने के लिए हमने ली है। उसके बाद में हमने जिस व्यक्ति से इंपोर्ट किया है वो हमारा ही कोई रिलेटेड पर्सन होना
चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अगर आपने कोई भी ऑथर वगैरह की बुक देखी है या प्रोफेसर की बुक देखी है तो उसमें रिलेटेड पर्सन में आपको 8th वाले पॉइंट पे देखने को मिलता है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली कैन बी ट्रीटेड एज एज रिलेटेड पर्सन। बट वहां पे एक सबसे बड़ा कैच ये है कि दो लोग जो होते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, स्पाउस और चिल्ड्रन, वो तो हमेशा फैमिली मेंबर है और जो भी फैमिली मेंबर है वो रिलेटेड है। बट उसके अलावा 4 कैटेगरी है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। ये फैमिली मेंबर सिर्फ तब होंगे जब वो डिपेंडेंट है, जब वो डिपेंडेंट है। अब सवाल के अंदर ब्रदर की बात तो की गई है, लेकिन ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने वहां पे आपको हाईलाइट करके बता दिया था, ब्रदर इज वेल सेटल्ड, लॉयर है वहां पे और उसका नाम है और वो वेल सेटल्ड है, तो इस बात पता चल जाती है कि वो डिपेंडेंट नहीं है। और अगर डिपेंडेंट नहीं है भाई साहब, तो उस केस में वो हमारा फैमिली, मतलब इस केस में रमन का वो रिलेटेड पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रदर अगर डिपेंडेंट होगा तो ही फैमिली मेंबर होगा और फैमिली मेंबर रिलेटेड होता है। रमन का ब्रदर उसका फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है और रिलेटेड पर्सन नहीं है। जाहिर सी बात है मेरे वो निमोनिक के हिसाब से ब्रो में आउटसाइड इंडिया ही होगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो आप आउटसाइड से ही करोगे। तो ये बात तो ठीक है, इसका तो कोई मोल नहीं है, बट आपको ये चारों बातें समझनी है और इसके अंदर ये चारों जब टिक यस होगा तब आप बोलोगे कि ये इसको नहीं, इस ब्रो वाली कैटेगरी में फिट हो रहा है और 7(1)(c) के अंदर वो सप्लाई माना जा सकता है। बट ये 7(1)(c) के अंदर सप्लाई नहीं हो सकता। 7(1)(b) के अंदर सप्लाई होने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड उसके अंदर कंसिडरेशन भी होना चाहिए। तो अब मेरा सोल्यूशन यहाँ पे ये है कि ये 7(1)(c) के अंदर भी सप्लाई नहीं हो सकता, और क्योंकि इसको के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए और कंसिडरेशन भी नहीं है, तो ये इसको के हिसाब से भी सप्लाई नहीं हो सकता। मतलब हम इसको 7(1)(b) के हिसाब से भी सप्लाई नहीं बोल सकते और हम इसको 7(1)(c) के हिसाब से भी सप्लाई नहीं बोल सकते। नो, तो ना 7(1)(c) हिट होगा और ना ही 7(1)(b) हिट होगा। तो रमन वाले इस केस के अंदर मेरा आंसर पहले वाले के लिए तो यही है। पॉइंट बी के अंदर मेरा आंसर ये होगा कि दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। अब ये लोग कह रहे हैं कि वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन द अबाव केस रमन, इफ इन द अबाव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट? आंसर इज नो, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे ये जाकर के बता दूं कि फैमिली डिस्प्यूट अगर नहीं है, ऑल्टरनेटिवली आई केस 2 के लिए मैं यहाँ पे टिक्स करके देता हूं आपको। तो इन दिस केस ये टिक हो जाएगा, ये भी टिक हो जाएगा, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। चलो बिजनेस का बात हो रहा है, आंसर इज यस। बट अगेन मुद्दा यहाँ पे ये आके अटकता है कि रमन का जो ब्रदर है वो उसका रिलेटेड पर्सन है ही नहीं, क्योंकि रमन का ब्रदर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो वेल सेटल्ड है। तो अगेन केस 2 के लिए भी मेरा आंसर सेम ही रहेगा कि मेरा 7(1)(b) भी नहीं हिट हो रहा है और 7(1)(c) भी मेरा हिट नहीं हो रहा है। मैंने, हाँ यस प्रॉपर, तो 7(1)(c) और 7(1)(b) दोनों में ही कुछ भी बात मेरी हिट नहीं हो सकती, एंड देयरफॉर केस 2 के अंदर भी मैं बोलूंगा माय आंसर विल नॉट चेंज एंड दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, तो नॉट अ सप्लाई। तो पहला वाला सप्लाई एंड देन दो है वो सप्लाई है। ओके, यहाँ पे इज सप्लाई अंडर सेक्शन 7, ये पहले वाले का आंसर, और बाकी वाले को लिए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये हाइलाइटर देख लो, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। आप स्क्रीन को पॉज करके भी रीड कर सकते हो, ठीक है ना। वुड स्टिल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो ये दोनों ऑरेंज हाइलाइटर से आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों जो रमन वाले हैं बी और सी, ये दोनों सप्लाई है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे अगेन शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको बोला जाता है कि क्लासिफाई करके बता दो कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको लग रहा है कि पहले वाले से ज्यादा रिलेटेड टाइप्स है, बट ये पहले वाले से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन ये क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बात को हम बोल सकते हैं कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये लिखा हुआ है पैरा 5A के अंदर और ये ट्रांजैक्शन है SOS, सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड, तो देखो मैं इस तरीके से कर देता हूं, गुड्स आर ट्रांसफर्ड, और जो भी गुड्स ट्रांसफर किए गए हैं वो हमारे बिजनेस असेट्स हैं, और उनको इस तरीके से ट्रांसफर किया है सो एज टू नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो कि परमानेंट ट्रांसफर किया गया है। ये ट्रांजेक्शन डेफिनेटली एक सप्लाई है। इसको सप्लाई बोलने के लिए पैरा 4 के अंदर बात हिट होती है। मैं ये सारी चीजें शेड्यूल 2 के हिसाब से बता रहा हूँ,
तो शेड्यूल 2 के हिसाब से ये पैरा 4 के अंदर सप्लाई माना जाता है। पैरा 4 की सबसे पहली बात इसी को बोलती है। अच्छा, हमको बोला है कि गुड्स है या सर्विस है वो बता दो, कि यहाँ पे ये SOG ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, पहला वाला सप्लाई ऑफ सर्विस है और दूसरा वाला सप्लाई ऑफ गुड्स है। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ राइट। भाई साहब आपको यहीं पे चीजें क्लियर हो जाती हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट है और आगे क्लियर इन वर्ड्स को बोला जाता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, टाइटल ट्रांसफर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, बट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रांसफर हुआ है तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि ये पैरा 1 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस है। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। भाई साहब यहाँ पे आपका वही पॉइंट हिट हो जाता है कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है, बट अंडर एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट बोलता है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स विल बी मतलब इट विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। तो ये एक हायर परचेज टाइप के एग्रीमेंट्स के अंदर की बातें होती है। हालांकि ज्यादा ज्ञान ना देते हुए ये बता दूं कि ये पैरा 1 के हिसाब से शेड्यूल 2 के पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। तो SOS, SOG, SOS, SOG, पहला वाला सर्विस, फिर गुड्स, फिर सर्विस, फिर गुड्स, सर्विस गुड्स, सर्विस गुड्स। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के अंदर वापस से आपको शेड्यूल 2 के हिसाब से क्लासिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है। टेम्पररी ट्रांसफर, ये हमने ऊपर वाले केस के अंदर ऑलरेडी देखा था। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ IPR, ये पैरा 5 के अंदर बातें लिखी गई हैं। पैरा 5 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं क्लास में बताता हूं, जॉब वर्कर। जॉब वर्कर का यही काम होता है, किसी और के गुड्स के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं। हालांकि अगर करेक्ट आंसर की जहां तक बात है तो ये पैरा 3 के हिसाब से, पैरा 3 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, भाई साहब टाइटल अगर ट्रांसफर हो ही रहा है फिर तो ये क्लियरली एक सप्लाई ऑफ गुड्स का काम है। ज्यादा बात ना करते हुए KC की बात बताता हूं, पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। तो सर्विस, सर्विस गुड्स, सर्विस, सर्विस गुड्स। ओके, पहले वाले में सर्विस गुड्स, सर्विस गुड्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 के अंदर मिस श्रीनीता कौशिक रिसीव्ड। ओके, करना क्या है पहले उस पर बात करते हैं। एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये क्लियरली बता दिया है आपको कि इस केस में जो भी बातें हो रही है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इस IS इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई और नॉट। तो आपको वही वाली बातें याद रखनी है जो मैंने ऊपर बताया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस को दो ही जगह फिट कर सकते हैं, एक है 7(1)B और उसके बाद में है 7(1)C। 7(1)C के अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 4। श्रीनिता कौशिक received an interior decoration services, import of service है, for her residence located at Bandra, Mumbai, from Mr. Rachel of Sydney, Australia. The amount paid for the said service is 5,000 Australian dollar. ये clearly भाई साहब इसको है import of service for a consideration. Import of service को क्वेश्चन में ही लिखा गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि she has paid, amount paid for the said service is 5,000 American dollars. इंपोर्ट ऑफ सर्विस है जिसके लिए कंसिडरेशन है, उस इसको ये माना जाता है 7(1)B के हिसाब से सप्लाई। क्या ये सप्लाई है? आंसर इज यस। कौन से सेक्शन में? 7(1)B, 7(1)B ऑफ द CGST ऑब्वियसली। Miss Shrinita Kaushik received interior decoration service for her residence located at Bandra, Mumbai from her brother, Mr. Varun, residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Miss Shrinita. Further, Miss Shrinita did not pay any consideration for the said service. अब यहाँ पे ध्यान देना इस वर्ड पे थोड़ा सा। For her residence, interior decoration service, but for what? For her residence. ये ट्रांजेक्शन इसको नहीं, इस ब्रो मतलब 7(1)C के अंदर आप हिट नहीं कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? आंसर इज यस, क्योंकि क्वेश्चन इस बात को क्लियरली सामने से ही बता रहा है कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो मेरी पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरा, क्या ये ट्रांजेक्शन के अंदर कंसिडरेशन नहीं है? दैट मीन्स क्या ये ट्रांजेक्शन एक विदाउट कंसिडरेशन वाली बात है? आंसर इज यस, ये विदाउट कंसिडरेशन है।
क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया था, श्रीनिता ने अपने ब्रदर से ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम करवाया। तीसरा मुद्दा यहाँ पे उठता है कि क्या ये बिजनेस के लिए करवाया है, क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसी बिजनेस काम से करवाई है? आंसर इज नो। उसने इंटीरियर डेकोरेशन अपने रेजिडेंस कर करवाया है। लास्टली, क्या ये रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया? तो आउटसाइड इंडिया तो है ही ना, वो सिडनी से दे रहा है सर्विस, सिडनी विडनी में है इंडिया के अंदर, तो यस ये बात तो हो जाती है। बट क्या ये उसका रिलेटेड पर्सन है श्रीनिता का? आंसर इज यस। पहली बात तो वो उसका ब्रदर है। ब्रदर फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में आता है, लेकिन ब्रदर फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में तब आएगा जब वो डिपेंडेंट है। क्या उसका ब्रदर उस पर डिपेंडेंट है? आंसर इज यस, उसका ब्रदर उस पर डिपेंडेंट ही है। बट मुद्दा बस यहाँ पे अटक जाता है कि जब इंपोर्ट किया था तो वो बिजनेस पर्पज नहीं, रेजिडेंस पर्पज के लिए किया था। इसीलिए मैं इस केस के अंदर इस को नहीं, इस वाले पॉइंट को हिट करना चाहता हूं, 7(1)(c) को हिट करना चाहता हूं, बट मैं 7(1)(c) को हिट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज 7(1)(c) को हिट करने के लिए 7(1)(c) को हिट करने के लिए ये सारी चीजें कंप्लाई होनी चाहिए, और क्योंकि इस केस के अंदर वो कंप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरा ये वाला केस इसमें नहीं बैठ रहा, और ये 7(1)(b) के अंदर भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है, एंड देयरफॉर ये वाले सीन में मैं 7(1)(b) भी हिट नहीं कर सकता। ओके, तो ये वाला जो केस है पॉइंट 2 वाला, वो किसी भी तरीके से सप्लाई नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ नॉट अ सप्लाई। तो जो पूरा गेम चेंज हो गया था वो ये रेसिडेंस वाले पॉइंट पे हो गया था। Will your answer change if in the above case, if Miss Shrinita had taken interior decoration service with regard to her business premises? Yes, my answer will change. In this case, my answer will be ये ट्रांजैक्शन एक सप्लाई का ट्रांजैक्शन है 7(1)(c) के शेड्यूल 1 पैरा 4 के हिसाब से, बिकॉज इस केस में टिक 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 ये सब कुछ चीजें टिक हो जाएंगी, देयरफॉर ये यहाँ पे सप्लाई मान लिया जाएगा। ओके, सो ये पूरी बात थी इस केस में यहाँ पे। तो श्रीनिता का जो केस सी वाला आंसर है वो सप्लाई बन जाएगा यहाँ पे, और ये केस बी वाला मतलब के सेकेंड वाला जो है नॉट अ सप्लाई, थर्ड वाला इज डेफिनेटली अ सप्लाई। ओके, तो ये पूरी बातें थी, आप इसको रीड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला सप्लाई, थर्ड वाला सप्लाई, सेकेंड वाला सप्लाई, फर्स्ट वाला सप्लाई, सेकेंड वाला would not be treated as supply, and third वाला would be treated as supply। डिस्कशन अपनी हो चुकी, पढ़ रहे हैं आगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मैंने कितने क्वेश्चन रखे हैं वैसे बाय द वे? ओके, ज्यादा नहीं है, कुछ 4-5 क्वेश्चन है, एंड विल बी थ्रू विद दिस। नेक्स्ट वी हैव question number 21. Damdam Electronics has sold the following electronic items to Akbar Retail Store. रेफ्रिजरेटर 500 लीटर्स का है, 18% पे जीएसटी रेट है। स्टेबलाइजर ऑफ फॉर रेफ्रिजरेटर 12% का टैक्सेबल रेट है। एलईडी 42 इंचेस का है, टैक्सेबल है 12%। स्प्लिट एसी 2 टन्स का है, टैक्सेबल है 28%। स्टेबलाइजर फॉर एसी टैक्सेबल है 12%। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे हाईलाइट करके देना चाहता हूँ। सिंगल इनवॉइस, इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिंगल इनवॉइस, ओके जी, जस्ट अ सेकेंड ओवर हियर। सिंगल इनवॉइस को मैंने हाईलाइट कर दिया, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम्स सेपरेटली। अब इसको मैं एक येलो हाईलाइटर देना चाहता हूं। Akbar Retail Store has given a single check of rupees 1 lakh for all the items as a composite discount price. State the type of supply and the taxable rate applicable in this case. तो देखो, इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट के साथ में दो जगह पे खेल खेला है। ये सिंगल इनवॉइस नाम का वर्ड यूज कर लिया और सिंगल चेक नाम का वर्ड यूज कर लिया। एक आपको कॉम्पोजिट सप्लाई वाला फैक्टर बताना चाहता हूँ और मिक्स्ड सप्लाई वाला फैक्टर बताना चाहता हूँ। पहले मिक्स सप्लाई पे बात करते हैं।
मिक्स सप्लाई में बात ये होती है कि दो चीजों को एक बंडल की तरह बना के बेचा जाता है, बट दीज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। अगर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट की बात करी जाए तो इंडस्ट्री में या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इनको एक बंडल बना के बेचा नहीं जाता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ बिजनेस वाले लोग, कुछ डीलर्स लोग इन दोनों चीजों का एक अननेसेसरी बंडल बना करके बेचते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ऐसा होता है कि अगर कोई चीज का जो बंडल नेचुरली नहीं है और उसको आप अननेसेसरीली बंडल करके बेचते हैं तो वो मिक्स्ड सप्लाई माना जाएगा। लेकिन 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 वो मिक्स्ड सप्लाई तब माना जाता है जब दो चीजों को जबरदस्ती बंडल बनाया गया है, विच इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, एंड वो सारी चीजों को बेचा जाता है एट अ सिंगल प्राइस, एट अ सिंगल प्राइस, विदाउट गिविंग द बाइफरकेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज। ये भी बात समझना, सिंगल प्राइस बट आगे विदाउट indicating separate price for individual supplies। तो एक ही रेट बताया जाता है और बाकी चीजों का बाइफरकेशन नहीं दिया जाता है, तब आती है दिक्कत। यहाँ पे दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ तो भी बेचा है आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर, लेकिन ये सारी चीजों को जैसे रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइजर, एलईडी, स्प्लिट एयर एसी और उसका स्टेबलाइजर, ये सारी चीजों को ऐसे समझो कि बोला जाता है कि आप ये ले लो और ये 1 लाख रुपए आप दे देना, और इनवॉइस के अंदर एक ही चीज लिखी जाती है 1 लाख रुपीज बस, और ये बस पांचों चीजों का नाम लिख दिया कि एक बंडल है, और लेकिन प्राइस एक ही लिखा 1 लाख रुपीज। तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये मिक्स्ड सप्लाई है। और मिक्स्ड सप्लाई के लॉजिक में बात ऐसी होती है कि जो सबसे हाईएस्ट वाला रेट होता है वो पूरी 1 लाख के ऊपर लगाया जाता है। बट ये केस मिक्स्ड सप्लाई का है ही नहीं, क्योंकि सिंगल प्राइस नहीं है, इनवॉइस सिंगल है और सामने वाले ने सिंगल चेक से पेमेंट दिया है। तो भाई साहब ये तो नॉर्मल है। अगर आप कोई भी स्टोर में कुछ भी खरीदने आते हैं, आप अभी अभी कॉलेज लेवल पे, आप जो स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो आप स्टेशनरी स्टोर में जाएंगे, आप पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ये सारी चीजें लेंगे, तो वो जो भी स्टोर वाला है वो आपको एक ही तो इनवॉइस देगा ना, आपको अलग अलग इनवॉइस थोड़ी ना देगा। तो वो तो नॉर्मल बात है। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिंगल इनवॉइस दिया तो एक ही इनवॉइस देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना उसमें। अब सामने वाले ने सिंगल चेक से पेमेंट किया तो वो भी नॉर्मल है, सामने वाला एक ही चेक देगा ना, अब आपको थोड़ा ना अलग अलग चीज के लिए अलग अलग चेक देगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। बट दिक्कत तब आती है जब सिंगल प्राइस लगाया जाता। बट क्वेश्चन ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबाव अमाउंट्स सेपरेटली। तो दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने एक इनवॉइस के अंदर सब चीजों का अलग अलग प्राइस निकाल के दिया था। लिखा था कि रेफ्रिजरेटर का ये प्राइस है, स्टेबलाइजर का ये प्राइस है, एलईडी का ये प्राइस है, स्प्लिट एसी का ये प्राइस है, स्टेबलाइजर का ये प्राइस है। और अगर अलग अलग प्राइस लिखे जाते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ऐसे केस में आप इसको मिक्स्ड सप्लाई नहीं बोल सकते। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूट का। इनफैक्ट फाइनल लेवल की एमसीक्यू बुकलेट में भी सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बनाया था और वहां पे दिक्कत स्टूडेंट्स को इसी पॉइंट पे आ रही थी। तो मेरा आपसे कंक्लूजन इस पॉइंट पे ये है कि क्या आप इसको बोल सकते हैं मिक्स्ड सप्लाई? हम इसको मिक्स सप्लाई नहीं बोल सकते क्योंकि सिंगल प्राइस नहीं रखा हुआ है। दूसरा, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है? कॉम्पोजिट सप्लाई में वो बात होती है कि दो चीजों को नेचुरली बंडल करके उनको साथ में बेचा जाता है। बट यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई भी नहीं है, क्योंकि इनमें कॉम्पोजिट सप्लाई का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि दो चार चीजें जो कि नेचुरली बंडल्ड होती है उनको बंडल बना के बेचा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे बंडल के अंदर एक ऐसा चीज होता है जो प्रिंसिपल सप्लाई है। यहाँ पे पहली बात तो ये लोग ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि बंडल बनाया हुआ है, और दूसरा इनमें कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। ये अपने आप में सारी की सारी चीजें प्रिंसिपल सप्लाई है। तो आप इसको कॉम्पोजिट भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये कॉम्पोजिट के पैरामीटर्स पे भी नहीं बैठ रहा है। तो ना ही ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, ना ही ये मिक्स्ड सप्लाई है। ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, नॉर्मल सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है। सो लास्ट लाइन पे मैं एक हाइलाइटर यूज करके आपको बता देता हूं। यहाँ पे पिंकी हाइलाइटर से देख लो आप। सप्लाई ऑफ दीज गुड्स देयरफॉर, एक सेकंड, supply of these goods, supply of individual items which are taxable at respective rates applicable to them। ठीक है। तो हाँ, therefore the said supply is not a mixed supply। तो क्वेश्चन इस बात को क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि ये मिक्स्ड सप्लाई नहीं है और ये कुछ भी नहीं है। ये एक सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स है, सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स है विच आर टैक्सेबल एट द
रिस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल टू देम। ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट यू हैव मणिकरण। मणिकरण एक रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली के अंदर। उसने सप्लाई किए हैं 20,000 पैकेजेस एट द रेट ऑफ 30 ईच टू मुखीजा गिफ्ट शॉप इन पंजाब। Each package consists of two chocolates, two fruit juice bottles, and a packet of toy balloon. Determine the rate of GST applicable in the given case. ये काम एक तरीके से मिक्स्ड सप्लाई दिख रहा है। देखो 20,000 पैकेट्स हैं, पैकेट्स मतलब बंडल बनाया गया है, बंडल बनाया गया, लेकिन बंडल में क्या क्या डाला है? दो चॉकलेट्स, दो फ्रूट जूस बॉटल एंड अ पैकेट ऑफ टॉय बलून। तो ये बिल्कुल भी कोई नेचुरली बंडल नहीं है, ऐसा कभी कोई बंडल नहीं होता है, ठीक है। तो दो चॉकलेट, दो फ्रूट जूस बॉटल और टॉय बलून, ये नेचुरली बंडल नहीं है। कोई शॉपकीपर इसका बंडल वंडल बना के बेचता नहीं है। ये जबरदस्ती कुछ चीजों को बंडल बनाया गया है। एंड सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबके लिए एक सिंगल प्राइस चार्ज किया है, दैट इज रुपीज ईच। और ये पैकेज के लिए, एक इंटायर पैकेज के लिए एक सिंगल प्राइस चार्ज किया गया है। दिस क्लियरली गिव्स अस एन इंडिकेशन कि ये पूरी कहानी जो है ये एक मिक्स्ड सप्लाई का इंडिकेशन दे रही है। और मिक्स्ड सप्लाई के केस में सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि उस पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स रेट लगाया जाएगा वो उस बंडल के अंदर जितने भी गुड्स होते हैं उनमें अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट्स होते हैं, लेकिन जो भी पर्टिकुलर गुड्स पे जो सबसे हाईएस्ट वाला जीएसटी रेट होगा वो उस पूरी वैल्यू के ऊपर लगाया जाएगा। अब 20,000 पैकेजेस एट द रेट ऑफ 30 ईच, यहाँ पे 6 लाख रुपए का काम है, तो इस 6 लाख रुपए के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। और तीनों के अंदर से जो हाईएस्ट रेट होता है वही लगता है। तो ये रहा 6 लाख, 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपीज लास्ट लाइन पे आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो जीएसटी रेट लगेगा भाई साहब वो होगा 18%। दैट इज द जीएसटी रेट एप्लीकेबल, हाईएस्ट वाला, ओके, विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। और ये वाला जो काम है इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। तो ये पूरी बात थी। और यहाँ पे ये वर्ड भी आप देख सकते हैं, सिंगल प्राइस। ओके, तो ये पूरी डिस्कशन आप स्क्रीन पॉज करके रीड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है 24th एंड आई गेस उसके बाद 23rd एंड द लास्ट ऑफ डिस्कशन। इससे आपको एक अच्छी वैरायटी मिल जाती है। Sarvana and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor for human consumption in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to Tamil Nadu government for selling liquor for which state government has charged a specified fee. Examine whether grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualify supply. Answer is no. ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नॉट अ सप्लाई है, मतलब सप्लाई नहीं है। ये सप्लाई नहीं है, इस बात को क्लियरली बोला गया है एक नोटिफिकेशन द्वारा। इसकी रेफरेंस में लिख सकता हूं यहाँ पे सेक्शन 7(2) के अंदर क्लॉज बी के अंदर सरकार के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन ला करके कुछ ट्रांजैक्शन को बोल सकते हैं कि ये सप्लाई नहीं है। एक नोटिफिकेशन को ला करके ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बेचने, अल्कोहलिक लिकर के लिए जो बेचने का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस इशू करती है, उसके लिए जो भी फीस लेती है उस फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस इशू करने का जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने करी है, वो एक्टिविटी सप्लाई है ही नहीं, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये बोलने वाला है सेक्शन 7(2)(b। हालांकि 7(2)(b) ने बस पावर दिया है, ये बात एक नोटिफिकेशन द्वारा क्लियर हो गई थी। ये आपके नोट्स के अंदर है, मॉड्यूल के अंदर है, चीजें उस तरीके से ड्राफ्ट की गई हैं। फाइनल आंसर इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज गगन Engineering Private Limited, which is registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को मार्क करते हुए चलता हूँ, सर्विसेज हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग है जीएसटी में रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited sends its container truck equipped with items like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repairing centers, which is registered in GST, located in other states across India where the client's machinery are being brought and are being repaired. Discuss the leviability of GST on the interstate movement of trucks for the workshop from the workshop of Engineering Private Limited.
हरियाणा टू इट्स ओन रिपेयरिंग सेंटर्स लोकेटेड अदर स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये एक सर्कुलर के ऊपर बात है और मैं आपको ये सर्कुलर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा इसके अंदर। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक। तो देखो जब एक एक ट्रक ये एक सर्कुलर की बात है, सर्कुलर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब एक ट्रक एक एंटिटी ने लेके रखी हुई है और वो एंटिटी एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है और वो उस ट्रक को मतलब अपने दूसरे ब्रांचेस में बेचती है फॉर रिपेयर वर्क एंड ऑल दैट थिंग। तो एक ट्रक जब दूसरे स्टेट के अंदर जाती है फॉर रिपेयर वर्क, तो ये इंटर स्टेट मूवमेंट है, ये इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रक हमने उस दूसरे वाले स्टेट की, हमारी जो ब्रांच है, जो रजिस्टरिंग पर्सन है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने दूसरे स्टेट की ब्रांच जो भी ब्रांचेस है उनको ये बेच दिया है। ये रिपेयर वर्क के लिए ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में घूमती रहती है। तो ये मूवमेंट हो रहा है ट्रक का। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज मूवमेंट। इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है ट्रक का। और अगर मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। हालांकि ये जो हमारी ट्रक है, अगर ये ट्रक किसी दूसरे स्टेट में जाती है और वहां पे ये खराब हो जाती है और इसको ठीक किया जाता है। अब मान लेते हैं कि गगन की जो दूसरे स्टेट के अंदर ब्रांच है, वो ब्रांच का वहां पे कुछ रिपेयरिंग का भी काम था और इस ट्रक का ही रिपेयर हो रहा है, इस ट्रक का ही रिपेयर हो रहा है, ट्रक का ही रिपेयर हो रहा है और ट्रक को रिपेयर करके वापस भेजा जा रहा है। तो माना जाता है कि वो वाली ब्रांच ने इस वाली ब्रांच को ट्रक रिपेयरिंग की सर्विस दी है। और ऐसे केस में ट्रक रिपेयरिंग की सर्विस को एक सप्लाई का ट्रांजैक्शन माना जा सकता है कि इस ब्रांच ने इस ब्रांच को एक रिपेयरिंग वाली सर्विस दी है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। और दूसरा, अगर वो ट्रक वहां से आगे बेचा ही जाएगा, वो ट्रक का ही सप्लाई होने वाला है, ट्रक ही बेचने वाले हैं, तो ऐसे केस में जब ब्रांच ए ने ब्रांच बी को ट्रक का मूवमेंट कराया, उस मूवमेंट को सप्लाई मान लेंगे। बट तब जब वो ट्रक ही आगे फर्दर सप्लाई होने वाला है। बट ट्रक अगर खाली बस मूवमेंट होते होते सारा काम वाम करके वापस आ जाता है, तो ऐसे केस में इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ ट्रक बाय ब्रांच ए टू ब्रांच बी। इस बात को सर्कुलर के अंदर डिस्कस किया गया है। हालांकि ये बात मैंने अपने रिवीजन वीडियो में भी एक अच्छे तरीके से डिस्कस कराई है। यहीं पे सारी की सारी डिस्कशन जो थी मेरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ऐसे और भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, रिवीजन वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी भी है और मैं डाल भी रहा हूँ धीरे धीरे। स्टे ट्यून टू दिस चैनल और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी से जल्दी वापस से। बाय, अभी के लिए बाय।